हे जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसे अच्छे से रीड करेंगे। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास। सेम तरीके की कंपनी है, दो कंपनीज गिवन है अपन को, एक का नाम है ए लिमिटेड और दूसरे का है पी लिमिटेड। सबसे पहले गिवन क्या है? एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम। क्या होता है? किसका नाम है बताओ? ये है हमारा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका नाम होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ए लिमिटेड का गिवन है 18 लाख और दोनों सेम है कंपनी, तो दूसरे का भी नाम है, दूसरे की भी EBIT है 18 लाख। ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा है अपन को 12% डेट, जो कि सिर्फ ए लिमिटेड में दे रखा है 54 लाख और बी लिमिटेड में नहीं दे रखा। इसका मतलब क्लियरली है कि ए लिमिटेड कौन सी होगी? हमारी लीवर्ड फर्म, और बी लिमिटेड कौन सी होगी? हमारी अनलीवर्ड फर्म। ठीक है, लीवर्ड फर्म जिसमें डेट होता है और अनलीवर्ड जिसमें डेट नहीं होता, वहां सारा का सारा पैसा किससे उठाया जाता है? इक्विटी से। तो बी लिमिटेड में पैसा उठाया गया इक्विटी से। आगे दे रखा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ये क्या है? ये केई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का दूसरा नाम है, जो ए लिमिटेड का अपन को नहीं पता, लेकिन बी लिमिटेड का गिवन है 18%। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करना, बी लिमिटेड का जो सारा का सारा पैसा उठाया गया है वो डेट से तो उठाया नहीं गया, सारा का सारा किससे उठाया गया है? इक्विटी से। और इक्विटी को उठाने का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी को उठाने की कॉस्ट अपन को गिवन है 18%। तो अगर सारा का सारा पैसा इक्विटी से उठाया गया है और उसकी कॉस्ट है 18%, तो ओवरऑल भी उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 18%। ठीक है, यानी कि एक चीज से ही पैसा उठाया, वही उसकी के ही है, तो वही उसकी के हो जाएगी। क्लियर? तो एट द एंड मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि बी लिमिटेड की जो के है 18%, वो बी लिमिटेड का के भी हो जाएगा 18%। और ये आपको रीजन समझ में आ गया क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके पास डेट का पैसा ही नहीं है, तो जो इक्विटी से पैसा उठाया गया वही उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। क्लियर? बस यही समझाना था कि 18% उसका के है और 18% ही उसका के हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? ए, डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू। दोनों की मार्केट वैल्यू निकालनी है, ए और बी लिमिटेड की। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, अब बी लिमिटेड की तो दे रखी है के 18%, बाकी अपन को किसकी निकालनी पड़ेगी? ए लिमिटेड की। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केओ। अब अगेन बी लिमिटेड का केओ अपन को पता है 18%, ए लिमिटेड का अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर ईच कंपनी अज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर MM अप्रोच। MM अप्रोच फॉलो करना है, कौन सा वाला? विदाउट टैक्स वाला। क्लियर? पार्ट बी, डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू। दोनों की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, तो वो बी लिमिटेड की तो है ही अपने पास ऑलरेडी, एक ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के कैलकुलेट करना है फॉर ईच कंपनी अज्यूमिंग 40% टैक्सेस एज पर MM अप्रोच। तो MM अप्रोच के अकॉर्डिंग अब कैसे सॉल्व करना है? ये MM अप्रोच विद टैक्स वाला। ठीक है, यानी कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेम चीजें कैलकुलेट करने के लिए निकाली है। पहले वाले में MM अप्रोच विदाउट टैक्स और दूसरे वाले में विद टैक्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो मार्क्स भी ज्यादा का आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी बहुत है। ठीक है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको जरूरत नहीं है दोबारा इसे करने की। ठीक है, तो चलिए फटाफट कॉपी पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका दो पार्ट में होगा। पहला रहेगा हमारा MM अप्रोच विदाउट टैक्स, यहाँ पर टैक्स का कोई भी खेल नहीं होगा। ठीक है, अब पहली थी ए में कितने थे? 3 पार्ट थे। पहला था टोटल मार्केट वैल्यू, दोनों फर्म का कैलकुलेट करना है, बी लिमिटेड और ए लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन सी है? हमारी अनलीवर्ड, क्योंकि इसमें सारा का सारा पैसा किससे उठाया गया? इक्विटी से। और ए लिमिटेड है हमारी लीवर्ड। क्लियर? अब बी लिमिटेड का कितना आसान है, देखो। EBIT वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है
EBIT अपॉन Q, ये सबको पता ही होगा। वैल्यू ऑफ फर्म, पूरी फर्म में हम कितना अर्न कर रहे हैं और पूरी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अब बी लिमिटेड की अपन को EBIT पता थी कितनी, 18 लाख, और बी लिमिटेड का KO पता है, क्योंकि जो उसकी KE है वही उसका KO हो जाएगा, दैट इज 18%। ठीक है, अब 18 लाख डिवाइडेड 18%, ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका 1 करोड़। क्लियर? तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया बी लिमिटेड की वैल्यू ऑफ फर्म। सिंपल थी ना, EBIT अपॉन KO लगा दिया, और ये याद रखना KO क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और सारा का सारा पैसा इक्विटी से उठाया है तो वही उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। यही मेन होती है, पता है, यही चीज, यही लोग भूल जाते हैं, कहते हैं अरे KO तो दिया ही नहीं है। अरे भाई, जो उसकी KE है वही उसका KO हो जाएगा। आगे देखो, बी लिमिटेड का हो गया, अब ए लिमिटेड। ए लिमिटेड हमारी लीवर्ड कंपनी, यहाँ MM अप्रोच का वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी अभी अभी अपन ने कैलकुलेट की है, 1 CR प्लस टैक्स बेनिफिट। अब टैक्स बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता था, डेट इनटू टैक्स रेट, डेट इनटू टैक्स रेट। अब डेट तो है कितना था, 54 लाख, ए लिमिटेड में डेट तो था 54 लाख, लेकिन 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 टैक्स रेट उन्होंने बोल दिया है, अज्यूम करो कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स रेट हो गया 0, तो ये पूरा का पूरा आंसर हो गया 0। तो जब टैक्स है ही नहीं तो टैक्स बेनिफिट भी नहीं होगा। तो अगर लीवर्ड कंपनी को टैक्स बेनिफिट ही नहीं होगा, तो जो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है वही लीवर्ड फर्म की भी हो जाएगी। ये 0 देखना, 7 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। क्लियर? तो ये हमारी अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू आ गई, और टैक्स बेनिफिट नहीं है तो लीवर्ड फर्म की भी सेम वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट था हमारा वैल्यू ऑफ फर्म के बाद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज KE। तो नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज KE। सबसे पहले बी लिमिटेड जो कि अनलीवर्ड कंपनी थी, तो बी लिमिटेड की जो KE है वो ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 18%। तो डायरेक्ट लिख देंगे, इसको सॉल्व करना ही नहीं है, कंप्लीट हो गया हमारा ये तो एक ही बार में। अब नेक्स्ट ए लिमिटेड। ए लिमिटेड जो कि लीवर्ड कंपनी है, इसका KE अपन को नहीं गिवन था, तो इसका हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको बहुत बार बताया है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EAES अपॉन KE। वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि जैसे अपन वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं ना, EBIT अपॉन KO, उसी तरीके से वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, कितना कमाया और उसका परसेंटेज क्या था, है ना, कॉस्ट क्या थी उसकी। तो EAES, अब अपन को क्या क्या पता है, क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। लीवर्ड कंपनी की यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, लीवर्ड कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म पता है, और वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, है ना। वैल्यू ऑफ फर्म अपन को पता है 1 CR, वैल्यू ऑफ डेट भी पता है, ए लिमिटेड का वैल्यू ऑफ डेट कितना था, 54 लाख। तो इक्विटी कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगी 46 लाख। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, 46 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पर लिख देंगे अपन 46 लाख। EAES अपन को पता नहीं है, KE अपन को कैलकुलेट करना है। EAES और पता चल जाए तो ये सीधा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो EAES के लिए अपन एक वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे। चलते हैं नीचे, ये वाली से कैलकुलेशन तो समझ में आ गई ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया हमने, वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करके। अब एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे हम वर्किंग्स में, इनकम स्टेटमेंट, जो कि बहुत सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर
दोनों का करेंगे, ठीक है, बी लिमिटेड का भी और ए लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन सी, जो अनलीवर्ड है, और ए लिमिटेड कौन सी, जो लीवर्ड है। फॉर्मेट आप सभी को पता होगा, इसलिए मैं ऑलरेडी बना दिया, जिससे आपका समय बच जाए, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मैं सारी चीजें लिखने बैठी तो आपका समय चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो EBIT माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हट जाता है तो EBT माइनस टैक्स अपॉन EAT, और लास्ट में वही वाला फॉर्मूला लिख दिया मैंने। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है, ES अपॉन K। ठीक, अब देखो बी लिमिटेड का क्या अपन को EBIT पता था, क्वेश्चन में गिवन था। एक सेकेंड रुकना, क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, 18 लाख। ठीक, बी लिमिटेड में अनलीवर्ड है तो डेट तो होगा ही नहीं, डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो यही आ गया हमारा EBT। कोई टैक्स भी नहीं था तो यही आ गया हमारा EAT। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है तो EAT ही हो गया हमारा EAES। कितना हो गया, 18 लाख। ठीक है, अब देखो ये 18 लाख आ गया, किसका आ गया, ये बी लिमिटेड का। ठीक है, अब जो EBIT इसका होगा वो EBIT इसका होगा, लेकिन इसमें डेट भी था क्योंकि लीवर्ड है, और डेट की वैल्यू कितनी थी, डेट की वैल्यू थी 54 लाख, और डेट का इंटरेस्ट रेट भी गिवन था उसी के आगे, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, एक बार देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है दोनों चीजें। 54 लाख इंटू 12%, ये आ गया 6,48,000, माइनस करेंगे 18 लाख में से, ये आ गया 11,52,000। टैक्स की उन्होंने खुद मना करी है तो यही आ जाएगा 11,52,000। ठीक, तो यहां से हमारा आ गया EAES, जो उसका EAT होगा वही उसका EAES हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। ठीक, तो आ गया इसका 11,52,000 लीवर्ड फर्म का EAES, यही तो अपन को चाहिए था, ये रहा लीवर्ड फर्म का EAES। कितना आ गया, 11,52,000। अब के इधर चला जाएगा, तो 11,52,000 डिवाइडेड बाय 46 लाख, ये आ गया 0.25, इसको इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 25.04। तो ये हमारी आ गई क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, और बोल सकते हो KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितना 25.04। ठीक, तो दो कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पे पहुंचते हैं। थर्ड था हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्यू। अब मजे की बात, बी लिमिटेड का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका KO KE के बराबर हो जाएगा, दैट इज 18%, क्योंकि सारा का सारा पैसा इन्होंने कहाँ से उठाया है, बोलो बोलो, सारा का सारा इक्विटी से उठाया, तो जो इक्विटी की कॉस्ट वही इसकी ओवरऑल। मैम आप इतनी बार क्यों बोल रहे हो, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ताकि वहां पर आप भूले से भी ना भूलो। ठीक है, क्योंकि मेन यहीं पर बच्चे दिक्कत करते हैं, वो सोचते हैं KE गिवन है, KO तो है नहीं, हम क्या करें, वो वहीं अटक जाते हैं। आपको नहीं अटकना है, क्योंकि आपको मेरी बात 10-10 बार याद आएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए लिमिटेड जो कि लीवर्ड फर्म है, इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KO निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखा था वही वाला फॉर्मेट बना दो, सीरियल नंबर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा उठाया, कितना उठाया, इनके वेट्स क्या है, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इनको उठाने की कॉस्ट, और लास्ट क्यू। तो सीरियल नंबर, तो दो तरीके की फाइनेंस है बस, एक है हमारा डेट और दूसरा है हमारा इक्विटी। डेट क्यों है, क्योंकि ये लीवर्ड है। अमाउंट, तो डेट का था 54 लाख, और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 1 CR है, तो ये हो जाएगा 46 लाख। ठीक, वेट निकालने का सिंपल, 1 CR में डेट का कितना अमाउंट है, 54 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया 0.54, ये हो जाएगा 0.46। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, दोनों का 100% ही आ जाएगा, क्योंकि इसी का तो पार्ट है दोनों। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
अब डेट का क्या होती है, केडी, और केडी का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टी। ठीक, लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट है ही नहीं, तो जो इंटरेस्ट होगा वही केडी हो जाएगा, है कि नहीं। तो केडी कितना, सॉरी इंटरेस्ट रेट कितना था 12%, तो केडी भी हो जाएगा 12%। अच्छा, परसेंटेज अपन यहाँ नहीं लिखते, परसेंटेज यहीं आ जाता है। ठीक, तो 12 आ गया। बात करें इसकी, तो इसकी हमने अभी अभी कैलकुलेट करी थी, ये रही 25.04। अब क्या करेंगे, वेट का इससे इंटू कर देंगे और हमारा KO आ जाएगा। तो 0.54 इंटू 12, ये आ जाएगा 6.48, 0.46 इंटू 25.04, ये आ गया 11, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 11.52, 2 डेसिमल तक। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, आपका आ जाएगा Q 11.52 प्लस 6.48 प्लस 11.52, कैलसी बड़ा दिक्कत कर रहा है, 18%। ठीक है, ये तो अपन को पता ही था, दोनों का KO सेम ही आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब कैलकुलेशन के लिए बोला है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो आपको बात पता ही होगी। ठीक है, जो अनलीवर्ड का आएगा वही लीवर्ड फॉर्म का भी KO आएगा, और अनलीवर्ड का KO जो उसका KO। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, MM अप्रोच विदाउट टैक्स। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी विद टैक्स वाला बाकी है, लेकिन अब वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपको एक बार पता चल गया ना कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट आ गए अपन क्वेश्चन के पार्ट बी, दैट इज MM अप्रोच विद टैक्स। सबसे पहला अपना वही काम है, टोटल मार्केट वैल्यू। पहले किसकी निकालेंगे, बी लिमिटेड की, और उसके बाद ए लिमिटेड की। वही अपना फॉर्मूला अभी अभी सीखा था, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का, EBIT अपॉन Q। ठीक, अब देखो अनलीवर्ड फर्म यानी कि बी लिमिटेड की वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले क्या फॉर्मूला लगाया था, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT अपॉन Q, और उससे वैल्यू ऑफ फर्म आराम से कैलकुलेट हो गई थी। लेकिन इस बार जो है वो है विद टैक्स, यहाँ पर एक टैक्स, तो यहाँ पर बदल जाएगा। कैसे, पहले जो था KE बराबर KO था और EBIT बराबर ES था, इसी वजह से हमारा ये फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन इस बार काम नहीं करेगा। अच्छा, जिसको ये समझ में नहीं आया कि EBIT अपॉन ES कैसे हो गया, वो मैं आपको समझाती हूँ। इनकम स्टेटमेंट सबको बनाना आता है, तो देखो EBIT लिखते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट, अब अनलीवर्ड है तो डेट नहीं होगा, डेट नहीं होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाता था EBIT सेम अमाउंट से, और ये विदाउट टैक्स वाला था तो टैक्स भी नहीं होगा, तो यही आ जाता था हमारा EAT। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता था तो यही हो जाता था हमारा EAES, यानी कि जो हमारा EBIT था वही हमारा EAES था, जो हमारा EBIT था वही हमारा EAES था, इसलिए ये वाला फॉर्मूला काम कर गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, तो इस बार थोड़ा सा अपन को काम करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बता ही देती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, सब हटा दूं, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ, वो आपको बहुत आसान लगेगा। देखो वैल्यू ऑफ फर्म का सिंपल एक और फॉर्मूला ये भी तो था, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक, अब अनलीवर्ड है तो डेट तो होगा नहीं, तो डेट हो गया 0। अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, EAES, अब तो बहुत बार रट ही गया होगा, आपको इतनी बार कराया है, अपॉन KE। KE क्या है, 18%, और EAES अभी कैलकुलेट कर लेते हैं 2 मिनट में। देखो EBIT कितना गिवन है, 18 लाख, इंटरेस्ट अनलीवर्ड है, डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो ये भी आ जाएगा 18 लाख EBT। लेकिन ध्यान देना इस बार टैक्स है कितना, 40% था। ES एक बार मैं चेक कर लूँ, नहीं तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अरे यार, हाँ 40% है, तो 18 लाख इंटू 40%, ये आ गया 7,20,000।
तो ये आ गया 10,80,000। ये हमारा आ गया EAES। ये चाहो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये आ गया हमारा EAES कितना, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 18%, ये आ गया 60 लाख। तो टैक्स के आने की वजह से इसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी कम हो गई, ठीक है, कितना हो गया, 60 लाख। अब देखो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, जो वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 60 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म भी हो गई 60 लाख। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया, ठीक। अनलीवर्ड फर्म की हमने वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर ली, दैट इज 60 लाख, ठीक। अब नेक्स्ट अनलीवर्ड से लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालने के लिए वो अपन को MM अप्रोच का पता ही है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट। क्योंकि इस बार टैक्स है, इसी वजह से वैल्यू ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड नहीं होगा। जैसे पिछले वाले केस में हुआ था, जो अनलीवर्ड की वैल्यू थी वही लीवर्ड की आ गई थी, 1 CR 1 CR, लेकिन इस बार नहीं होगा। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड की कितनी है, 60 लाख, अभी कैलकुलेट करी, प्लस इस बार टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि टैक्स रेट है, पिछली बार टैक्स नहीं था। डेट कितना था, 54 लाख, है ना, हाँ, इनटू टैक्स रेट दैट इज 40%। तो टैक्स बेनिफिट कितना आ जाएगा, 54 लाख इनटू 40%, ये आ गया 21,60,000। प्लस करेंगे 60 लाख, ये आ गया 81,60,000। 81,60,000 ये किसकी आ गई, अनलीवर्ड की। सॉरी लीवर्ड की, ठीक, लीवर्ड फर्म की वैल्यू आ गई। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। बी लिमिटेड जो अनलीवर्ड कंपनी है, इसकी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ही ऑलरेडी गिवन थी 18%, तो इसको अपन को सॉल्व नहीं करना है, लिख देना है गिवन, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ए लिमिटेड की, यानी कि जो लीवर्ड कंपनी है उसका। तो इसका फॉर्मूला अपन को पता ही है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EAS अपॉन के। वैल्यू ऑफ इक्विटी ये कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म का पता ही है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ फर्म अभी अभी हमने कैलकुलेट की 81,60,000। वैल्यू ऑफ डेट पता ही है 54 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां से आ जाएगा, टोटल फर्म की वैल्यू है 8160, जिसमें से डेट है 54 लाख का, तो ये हो गया 27,60,000, ठीक है। ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी 27,60,000। अब बात करते हैं EAS, और जैसे EAS आ जाएगा तो ये हमारा KE आ जाएगा। और EAS के लिए अपन वही वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट वाला। तो चलो आ जाते हैं फटाफट। इसका EBIT वर्किंग वही तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें वही फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर दोनों कंपनीज के नाम। और फॉर्मेट आपको बताइए, EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन EBT माइनस एक्स इक्वल टू EAT। तो दोबारा नहीं बता रही हूँ, अभी हम कर चुके हैं, फिर से समय लगाऊंगी तो दिक्कत है आप लोगों के लिए ही। EBIT 18 लाख पता था। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट आ जाएगा 54 लाख का 12% था, तो 54 लाख इंटू 12%, 6,48,000। माइनस करेंगे 18 लाख में से, ये आ जाएगा 11,52,000। माइनस करेंगे टैक्स रेट एट द रेट 40%, ये आ गया 4,68,000। तो माइनस कर देंगे 1152 में से,
ये आ गया 691,200। ठीक, और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो यही हो जाएगा हमारा ये ईएस। कितना आ गया 691,200। अब ऊपर क्वेश्चन ये ईएससी तो अटक रहा था, अब 691,200 ऊपर लिख देंगे। समझ में तो आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं जा रहा। देखो सेम चीज हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्ट ले जा रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा कितना था 691,200। अब के ही आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी था, हाँ 691,200। अरे समझ जाना, ठीक है। ये नीचे आ, अरे हे भगवान, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 691 मैं फिर से लिख ही देती हूँ, 691,200 को डिवाइड करेंगे 27,60,000। ये आ गया 25, वही आया 25.04%। ठीक, तो के ही आ गया हमारा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो दोनों के कंप्लीट हो गए, पहले वाले का तो गिवन ही था 18% और दूसरे वाले का हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आ जाते हैं अपन लास्ट बी पार्ट का, जो थर्ड था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बी लिमिटेड जो अनलीवर्ड है उसका केओ ऑलरेडी गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि इसका केओ केवी के बराबर होता है, दैट इज 18%। ठीक, अब ए लिमिटेड का कैलकुलेट करेंगे उसका पूरा फॉर्मेट के साथ, क्योंकि हमें तो पूरे मार्क्स चाहिए इसलिए। ए लिमिटेड जो कि, अरे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, अनलीवर्ड नहीं है, लीवर्ड। एक तो भगवान पेन को पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया इसे, आज माउस सही चल रहा है तो ये पेन दिक्कत कर रहा है। हाँ जी, तो ए लिमिटेड जो थी वो लीवर्ड थी क्योंकि इसमें डेट था, मैंने गलती से अनलीवर्ड लिख दिया था। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट वही होगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ WACC। सबसे पहले सीरियल नंबर, दो तरीके के फाइनेंस है यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दो तरीके से पैसा उठाया गया, एक है हमारा डेट और दूसरा है हमारा इक्विटी। डेट का अमाउंट है हमारा 54 लाख और टोटल हमने वैल्यू निकाल ली थी इसकी 81,60,000। तो इक्विटी की वैल्यू कितना आ गया 27,60,000। ये चीज थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैलकुलेट भी करके दिखाई थी। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। उम्मीद है आ गई होगी। वेट कैसे करते हैं, इसमें डेट का कितना है हिस्सा और इक्विटी का कितना है, तो 54 लाख डिवाइडेड बाय 81,60,000। तो डेट का हिस्सा है 0.66, तो ऑब्वियस ही बात है ये कितना हो जाएगा 0.34। ठीक है, 2 डेसिमल तक लिखो, 3 तक लिखो, 4 तक लिखो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2 तक लिखोगे चलेगा। ठीक, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेट की क्या होती है केडी। अब याद है आपको पिछली बार इंटरेस्ट 1 माइनस टी करके दिखाया था मैंने, इसी वजह से करके दिखाया था कि कहीं आप ये ना बोलो कि इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट लिख दिया। पिछली बार टैक्स नहीं था इसलिए जो इंटरेस्ट था वही केडी था, लेकिन इस बार इंटरेस्ट 12% है लेकिन केडी अलग हो जाएगा क्योंकि टैक्स है 40%। तो 12 इंटू 0.60 इज इक्वल टू 7.2, तो केडी आ जाएगा 7.2%। ठीक है, यहाँ पर परसेंट ऑलरेडी लिखा है इसलिए जरूरत नहीं है। अब मैं इसको क्यों पूरा कर रही हूँ, फिर उसके लिए जगह छूट जाएगी। ठीक, और के ये अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 25.04, थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था इससे पहले वाली रिक्वायरमेंट में। अब इसे इंटू कर देते हैं, 0.66 इंटू 7.2 ये आ गया 4.752, 0.34 इंटू 25.04 ये आ गया 8.5136, यानी कि 4 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो WACC आ जाएगा 4.752 प्लस 8.516 ये आ गया 13.266। ठीक है, इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा डिफरेंट आया लेकिन 13%, 13.2 तक के एकदम सेम है। तो थोड़ा सा डेसिमल में फर्क आ जाए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है,
ये आ गया हमारा के, क्योंकि कभी वो लोग 2 ले लेते हैं, कभी 3 ले लेते हैं, कभी 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अपन ने 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया WACC, दैट इज केव ऑफ लीवर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फाइनली 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 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी मैंने स्पीड यहाँ पर बढ़ा दी है, अगर आपको उसका स्लो वर्जन चाहिए तो आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 10, वो भी हम अप्रोच वाला था, इसी तरीके का क्वेश्चन था और सेम फॉर्मेट में हमने उसे प्रेजेंट किया था। तो आपको थोड़ा स्लो चाहिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख सकते हो, और इसको भी थोड़ी स्पीड धीरे करके भी देख सकते हो। और फिर भी नहीं समझ में आया तो उसे डबल दूसरी बार देख लो, है ना। और उसके बाद भी नहीं आए, वैसे मुझे लगता है फर्स्ट टाइम में आ जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी देना फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कितने में आ गया, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आप स्पीड बताइए, मैं उसी तरीके से चलूंगी, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अपना कमेंट सेक्शन में प्यारा सा फीडबैक जरूर लिख दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स वेल, इफ इट इज या डू सब्सक्राइब। और इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएंगे। देखो आज हमने कैपिटल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिया। अगर फ्यूचर में अगर इस मटेरियल में एडिशन आएगा तो मैं उसे ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट में। तो बस इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।